तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी शुरू करो उससे पहले आज की कहानी के बारे में अगर आपको बता दूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को अगर आप पूरा सुन लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लगने लगेगा कि कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो आपका कत्ल करने का सोच सकता है, कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो हो सकता है आपका कत्ल कर रहा हो। अब ये सुनने में आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि कोई मेरा कत्ल कर रहा हो तो मुझे पता कैसे नहीं चलेगा, लेकिन आज की कहानी ठीक ऐसी एक कहानी है जिसमें एक शख्स है जिसका 1 आध साल तक लगातार कत्ल होता रहता है और वो शख्स बेचारा मर तक गया, लेकिन उस इंसान को पता तक नहीं चला कि हाँ उसका कत्ल हो रहा था। तो अब सीधा सीधा आज की कहानी का रुख करते हैं और आज की कहानी की शुरुआत होती है केरल में एक जगह लगती है तिरुवनंतपुरम। अब इस तिरुवनंतपुरम में जो एक मंदिर था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, साथ ही तिरुवनंतपुरम की हिस्ट्री भी आपको बताई थी। तो इसी तिरुवनंतपुरम में एक परिवार में एक बेटी थी, बाकी माँ बाप थे, दादा दादी थी। अब बेटी अपने घर में अकेली थी तो फिर पूरे परिवार की लाडली थी। बेटी का नाम था ग्रीष्मा। ग्रीष्मा पढ़ने लिखने में बचपन से ही होशियार, बचपन से ही जब उसका जहाँ जहाँ दाखिला हुआ हर जगह उसने अच्छा नाम किया, अच्छा खासा एक रिजल्ट लेके आई वो लड़की। अब जब उसके अच्छे रिजल्ट आने लगे तो फिर परिवार वालों को भी एक तरह से हिम्मत मिलने लगी कि हाँ एक इकलौती ज़रूर है लेकिन पढ़ लिख के कुछ इस तरह का काम करेगी जिससे हम लोगों का नाम रोशन होगा, आसपास के इलाकों में हम लोग अपनी बेटी की वजह से जाने जाएंगे। अब धीरे धीरे जो ग्रीष्मा थी वो बड़ी होती गई। हाई स्कूल उसने दिया, हाई स्कूल में भी फर्स्ट डिवीज़न, ट्वेल्थ में भी अच्छा खासा उसका रिजल्ट। अब जैसे ही 12th पास आउट होती है, अच्छा खासा इसका रिजल्ट आया था। उसके बाद उसका ग्रेजुएशन में एडमिशन होना था, लेकिन इसी दौरान एक लड़का था जिसका नाम था शेरोन राज। शेरोन राज ग्रीष्मा को देखता है और पहली ही नज़र में ग्रीष्मा से प्यार करने लगता है। अब ग्रीष्मा जहाँ जहाँ कोचिंग वगैरह करने जाती, शेरोन राज उसके पीछे पीछे जाता, आए दिन फॉलो करता, बात करने की कोशिश करता। अच्छा, उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि कभी रास्ता रोक के बात भी कर ले। अब ग्रीष्मा को भी उसकी फ्रेंड्स बताती कि देखो कोई लड़का है तुम्हें फॉलो कर रहा है। अब ग्रीष्मा भी छुप छुप के शेरोन को देखने लगती है। पहले शेरोन ग्रीष्मा से प्यार करता था, अब कहीं ना कहीं ग्रीष्मा भी शेरोन को लाइक करने लगी। अब यह सिलसिला यूं ही चलता रहा, धीरे धीरे वक्त भी गुजरता रहा और एक दिन संजोग से अपने दोस्तों के कहने पे जो शेरोन था वो ग्रीष्मा को प्रपोज कर देता है। अब शेरोन ग्रीष्मा को प्रपोज करता है। ग्रीष्मा भी संजोग से प्यार करती थी या फिर लाइक करती थी तो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद ग्रीष्मा और शेरोन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब रिलेशनशिप भी चलता रहता है, इधर ग्रीष्मा की पढ़ाई लिखाई भी चलती रहती है। और रिलेशनशिप होने के बावजूद जहाँ आमतौर पर कोई लड़की हो उसका कहीं रिलेशनशिप हो जाए तो उसकी पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब होती है, लेकिन ग्रीष्मा भले ही रिलेशनशिप में थी लेकिन कहीं ना कहीं उसकी पढ़ाई उसी हिसाब से निखर रही थी। उसने इंग्लिश लिटरेचर से अपना बीए किया और बीए में तो उसका इतना अच्छा रिजल्ट था कि जिस यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएशन कर रही थी उस यूनिवर्सिटी को उसने टॉप किया और उसके टॉप 8th रैंक जो थी पूरी यूनिवर्सिटी में आई थी। अब जैसे ही उसकी इतनी अच्छी रैंक आई तो परिवार वाले और खुश हो जाते हैं। फिर ग्रीष्मा से पूछते हैं कि तुम और क्या पढ़ना चाहती हो। उस पर वो बताती है कि मुझे एमए और डबल एमए करना है। अब परिवार वाले खुशी खुशी उसका जो भी सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते, जो भी पढ़ाई करनी थी वो चीज़ें वो करवाते। इधर पढ़ाई चलती रही, इधर शेरोन और ग्रीष्मा का जो प्यार था वो भी परवान चढ़ता गया। अब जब शेरोन को ग्रीष्मा से मिलना होता वो कहता कि मुझे तुमसे मिलना है, तो इस पर ग्रीष्मा कहती कि देखो कहीं बाहर मिलेंगे किसी को खबर लग जाएगी। आज के टाइम में कौन किसके बारे में क्या रिमर उड़ा दे, क्या अफवाह उड़ा दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो फिर एक काम करते हैं, अक्सर जो मेरे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, कहीं ना कहीं जाते रहते हैं, तो जब वो लोग कहीं जाएंगे तो तुम मेरे घर पे आ जाया करना। घर पे आओगे, आने के बाद मेरे घर पे मिलना और फिर मिल के थोड़े टाइम साथ में रहेंगे, उसके बाद चले जाना। अब शेरोन ये बात सुनता है तो शेरोन भी एकदम खुश होने के बाद मौके का इंतज़ार करता है। जब मौका मिलता शेरोन ग्रीष्मा के घर पे आता। ग्रीष्मा भी अपने तरीके से उसका स्वागत करती, कभी जूस देती, कभी कुछ खाने को देती, तमाम तरह की चीज़ें देती रहती है। शेरोन भी खाता पीता, खाने पीने के बाद अपने घर पे आता। लेकिन एक चीज़ शेरोन के साथ बड़ी अजीब होती। शेरोन जब ग्रीष्मा से मिलने जाता और मिल के लौटता तो लौटने के बाद जब शेरोन अपने घर पे पहुंचता तो अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती, अचानक से उसे उल्टियाँ होती।
अचानक से उसे चक्कर आता, उसे कमजोरी लगती। अब ये बात जब सैरोन नोटिस करता तो फिर उसे लगता कि हो सकता है वो मिलने उलने में काफ़ी टाइम लग गया, वहाँ पे ट्रैवल वगैरह करके गया तो थक गया हो। इग्नोर कर देता। इग्नोर करने के बाद फिर से ग्रीष्मा और सैरोन एक दूसरे के प्यार में बेइंतहा पागल। अब कहते हैं कि इश्क हो या मुश्क हो, ये छुपाए छुपता नहीं। तो धीरे धीरे जब वक्त गुजरता चला गया और ये दोनों का जो रिलेशन था धीरे धीरे बढ़ता चला गया, तो कहीं ना कहीं अब ग्रीष्मा और सैरोन के परिवार वालों को भी भनक लगने लगी कि सैरोन के परिवार वालों को पता चला कि कोई ग्रीष्मा नाम की लड़की है जिससे सैरोन प्यार करता है। ग्रीष्मा के माँ बाप को पता चला कि कोई सैरोन नाम का लड़का है जिसे ग्रीष्मा प्यार करती है। अब परिवार वाले समझाते बुझाते हैं, लेकिन दोनों के दोनों लोग एक दूसरे के प्यार में इस कदर पागल थे कि ना कुछ सुनने को तैयार थे ना कुछ समझने को तैयार थे। प्यार यूं ही लगातार बढ़ता चला गया। जब जब मौका मिलता ग्रीष्मा अपने घर पे सैरोन को बुलाती। जब जब बुलाती तब तब वो लौट के जाता, उसकी तबीयत खराब होती और ये चीज़ें लगातार चलती रहती। अब इधर जब जब वो लौट के जाता और उसकी तबीयत खराब होती तो कभी कभी ऐसा होता कि परिवार वाले पूछ लेते कि तुम कहाँ गए थे। तो दोस्तों से यारों से कहीं ना कहीं से भनक भी लग जाती कि जो सैरोन था ग्रीष्मा से मिलने गया था और लौटते ही उसकी तबीयत खराब हुई। तो फिर परिवार वालों को लगा कि जब जब ये मिलने जाता है तो इसकी तबीयत क्यों खराब हो जाती है। इस बारे में परिवार वालों ने सैरोन से पूछा। सैरोन बात को घुमा देता है, कहता है कि जाता हूँ, थोड़ा दूर है, ट्रैवल करता हूँ, धूप लगती है, थक जाता हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें होती हैं, हो सकता है वहाँ का पानी ना सूट करता हो। बहरहाल परिवार वाले भी ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, सारी चीज़ें यूं ही गुजरती चली गई। और इसी बीच एक तारीख आती है 15 अक्टूबर साल 2022, यानी आज से लगभग 1 साल पहले की ये बात है। 15 अक्टूबर साल 2022 को जो ग्रीष्मा के परिवार वाले थे वो कहीं पे गए हुए थे। इस बारे में ग्रीष्मा को भी जानकारी थी कि जो मेरे पिताजी हैं, मेरी माँ हैं, 15 अक्टूबर को कहीं जाएंगी। तो फिर ग्रीष्मा ने सैरोन को बताया कि मेरे घर पे कोई नहीं रहेगा, अगर तुम मिलना चाहो तो आ जाओ। अब जैसे ही सैरोन ये बात सुनता है तो सैरोन एकदम खुश होता है और खुश होने के बाद अपने एक दोस्त को अपने साथ लेता है और साथ लेने के बाद ग्रीष्मा के घर पे शाम के वक्त पहुंच जाता है। अब शाम के वक्त ग्रीष्मा के घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद 1-2 घंटे दोनों लोग मिलते हैं। मिलने के बाद फिर ग्रीष्मा खाने पीने की चीज़ें देती है, एक जूस देती है, जूस पीता है, खाने पीने की चीज़ें खाता है। उसके बाद फिर जैसे ही लौट के आता है तो फिर उसी तरीके से इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब इस हर बार की तरह जब इस बार भी तबीयत खराब हुई तो सैरोन को लगा कि चलो ठीक है, अब ये कुछ घंटे में ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, जो सैरोन की तबीयत थी इस बार कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी। उसको उल्टियाँ होने लगी, उसको चक्कर आने लगे, कान नाक से अजीब अजीब सा लिक्विड गिरने लगा। अब जैसे ही ये चीज़ें हुई तो सैरोन घबराता है। घबराने के बाद फिर माँ बाप को बताता है। माँ बाप और उसका जो दोस्त था जैसे तैसे करके उसको लात फान के लेके जाते हैं तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज। तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज लेके जाते हैं। मेडिकल कॉलेज लेके जाने के बाद वहाँ पे एडमिट करते हैं। अब डॉक्टर ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं, रिपोर्ट आती है और इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं निकलता, यानी ऐसी कोई दिक्कत या फिर कोई ऐसी चीज़ थी ही नहीं जिससे सैरोन राज को कोई दिक्कत हो। अब डॉक्टर को भी लगा कि हो सकता है कोई ऐसी वैसी चीज़ खा ली हो, फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गई हो। उसके बाद फिर डॉक्टर भी छुट्टी दे देते हैं, कहते हैं कि ठीक है जाओ लेके, थोड़े टाइम में अभी ठीक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉल वगैरह दे देते हैं। सैरोन डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होकर 16 तारीख को 16 अक्टूबर साल 2022 को अपने घर पे आ जाता है। अपने घर पे आता है, आने के बाद फिर रात को खाना खा के सोता है और जैसे ही खा के सोता है अचानक से फिर से सैरोन की तबीयत खराब। इस बार कुछ ज़्यादा ही हालत ख़राब थी तो फिर से घर वाले लेके हॉस्पिटल भागते हैं। भागने के बाद हालत जब देखी जाती है तो फिर डॉक्टर भी फ़ौरन एडमिट करते हैं, ऑक्सीजन वगैरह लगाते हैं, जांच पड़ताल, दवाई, ये सारी चीज़ें शुरू करते हैं। 17 तारीख को एडमिट रहा, 18 को भी, 19 को भी, 20 को भी। देखते ही देखते 24 तारीख आ जाती है। 24 तारीख तक जो सैरोन था लगातार हॉस्पिटल में भर्ती। ना ही डॉक्टर को समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ, ना ही परिवार वाले को समझ पा रहे हैं कि क्या हुआ। अब जांच पड़ताल हो ही रही थी, दवाई सुई हो ही रही थी, लेकिन इसी बीच अचानक से 24 साल का जो सैरोन था बिस्तर पे पड़े पड़े, उस हॉस्पिटल के बेड पे पड़े पड़े अचानक से दम तोड़ देता है। अब जैसे ही वो दम तोड़ता है तो चाहे डॉक्टर हो चाहे परिवार वाले हैं, सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि अच्छा भला लड़का 24 साल जिसकी उम्र हो,
खेलने कूदने में भी था, तो ऐसा नहीं था कि कोई गंभीर बीमारी हो। उल्टी हुई, उल्टी होने के बाद वो एडमिट हुआ और अचानक से मर गया। अब जितनी ही रहस्यमयी बात ये परिवार वालों के लिए थी, उससे ज़्यादा रहस्यमयी बात तो डॉक्टरों के लिए थी। इसलिए अब दोनों लोग मिलकर इस सैरोन के पोस्टमार्टम का फैसला करते हैं। इधर एक 24 साल का लड़का हॉस्पिटल में इस तरह से मरा था, तो मामला पुलिस में जाता है। पुलिस वाले भी जैसे ही आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इस बार जो सैरोन के माँ बाप थे वो बताते हैं कि जो सैरोन था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, ग्रीष्मा से। हर बार मिलने जाता है और हर बार उसकी तबीयत खराब होती है। इस बार भी गया और इस बार भी तबीयत खराब हुई, और संजोग से इस बार ऐसी तबीयत खराब हुई कि हमारा जो बेटा है वो पलट के उठा नहीं। अब जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उनको भी लगता है कि हो सकता है परिवार वाले हैं, फ्रस्ट्रेशन में हो, कुछ भी बोल रहे हो सकता है कोई और बात हो, इसने कुछ खा लिया हो। बहरहाल पुलिस वाले भी कंप्लेन वगैरह दर्ज करते हैं। परिवार वाले ग्रीष्मा के ऊपर नामजद FIR कर ही चुके थे। लेकिन इसी बीच 4 दिन बाद 24 तारीख को मौत हुई थी। 25, 26, 27, 28 तारीख को इस सैरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है ये जो पूरा केस था एकदम से 90 डिग्री पलट जाता है। अब तक जो मामला लग रहा था कि हो सकता है ग्रीष्मा ने कुछ तंत्र मंत्र किया हो, कोई टोटका किया हो, या फिर कोई और बात हो, कुछ खिला उला दिया हो, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन था कि जो सैरोन है उसको कई सालों तक स्लो पॉइजन दिया जा रहा था। इसी पॉइजन का नतीजा ये हुआ कि जब 15 तारीख को इसके शरीर में पॉइजन पड़ा तो उस पॉइजन ने कुछ ऐसा काम किया जिस वजह से धीरे धीरे नसों के अंदर क्लॉटिंग होने लगी, खून के थक्के जमने लगे, और खून जब सही से फ्लो नहीं हुआ तो जो अंदर के ऑर्गन्स थे धीरे धीरे करके फेल होते गए, और सारे ऑर्गन्स जब फेल हो गए तो तड़प तड़प के सैरोन की मौत हो गई। अब जाहिर सी बात है, लास्ट टाइम वो ग्रीष्मा पे मिलने गया था, ग्रीष्मा के घर पे, तो जो पुलिस वाले हों, जो परिवार वाले हों, उनके शक की सुई ग्रीष्मा की तरफ ही गई। इसीलिए अब आनन फानन में पुलिस वाले जाते हैं और ग्रीष्मा को उठाते हैं। उठाने के बाद जब पूछताछ शुरू करते हैं तो थोड़े टाइम तक तो ग्रीष्मा रोती है, लेकिन जब पुलिस वाले अपना पुलिसी अंदाज अपनाते हैं तो फिर ग्रीष्मा भी टूटती है, और टूटने के बाद एक ऐसी बात उसने बताई जो शायद आज के समाज में कोई हजम ही न कर पाए। दरअसल ग्रीष्मा और सैरोन एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। प्यार इस कदर था कि ये दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खा चुके थे। अब ये चीज़ें एक तरफ चलती रही, लेकिन जो ग्रीष्मा के माँ बाप थे, चूँकि ग्रीष्मा बेहद पढ़ी लिखी थी, यूनिवर्सिटी की टॉपर थी, तो उसी हिसाब से ग्रीष्मा के लिए एक रिश्ता देखा जाता है, और ये रिश्ता एक आर्मी के ऑफिसर का था। एक आर्मी के ऑफिसर का रिश्ता देखा गया। रिश्ता देखे जाने के बाद कुंडली वगैरह मिलाई गई, और जैसे ही कुंडली मिलाई गई तो जो पंडित थे उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बताई। दरअसल पंडित जी का कहना था कि ग्रीष्मा के कुंडली में एक दोष है, और ग्रीष्मा की जिससे पहली शादी होगी उसकी तड़प तड़प के मौत होगी, और ग्रीष्मा जो है वो विधवा हो जाएगी। अब इसकी पहली शादी नहीं चलेगी, इसका मतलब इसको दोबारा दूसरी शादी करनी होगी, और चाहे जिससे इसकी पहली शादी होगी उससे शादी करने के बाद उस शख्स की मौत हो जाएगी। अब जैसे ही ये बात पंडित बताते हैं तो भले ही परिवार वाले और ग्रीष्मा इतने पढ़े लिखे थे, लेकिन इस बात को सुनने के बाद इस कदर टेंशन में आते हैं कि उन्हें लगता है कि अगर इस आर्मी वाले से शादी हुई, इतना अच्छा रिश्ता है, तो शादी होने के बाद अब आर्मी अफसर की मौत हो जाएगी और ग्रीष्मा विधवा हो जाएगी, तो फिर कुछ ऐसा जुगाड़ करें। तो फिर जुगाड़ क्या करें? तो पंडित जी से पूछा जाता है कि जुगाड़ में क्या किया जाए। तो फिर पंडित जी बताते हैं कि किसी दूसरे शख्स से ऐसे ही शादी करा दो। शादी होने के बाद उस शख्स की जब मौत हो जाएगी तो फिर जहाँ अच्छे से शादी करानी होगी वहाँ करना। लेकिन फिर दिक्कत यही थी कि एक बार जब ग्रीष्मा की किसी और से शादी हो जाएगी तो फिर इतना अच्छा जो रिश्ता है वो हाथ से निकल जाएगा। अब पता नहीं कब शादी हो, फिर पता नहीं वो जो पहला पति हो कब मरे। तो इतना टाइम ना ग्रीष्मा के पास था ना ही परिवार वालों के पास। इसीलिए परिवार वाले और ग्रीष्मा मिलके एक खौफनाक प्लान बनाते हैं, और इस प्लान का शिकार होता है ग्रीष्मा का बॉयफ्रेंड सैरोन। दरअसल पिछले 1 साल से ग्रीष्मा और सैरोन जब जब मिलते थे तो ग्रीष्मा खाने में और इधर उधर की चीज़ों में मिला के सैरोन को स्लो पॉइजन देती थी। जब जब स्लो पॉइजन दिया जाता तो सैरोन की तबीयत खराब होती, थोड़े थोड़े जो अंदर के अंग थे वो काम करना बंद कर रहे थे, और 1 सालों तक लगातार स्लो पॉइजन देते देते जो सैरोन का शरीर था
अंदर से एकदम ख़त्म हो चुका था। और 15 अक्टूबर साल 2022 को शेरोन को ग्रीष्मा ने स्लो पॉइजन की आखिरी खुराक दे दी। और जैसी आखिरी खुराक दी तो शेरोन जाता है, उसकी तबीयत ख़राब होती है, हॉस्पिटल पहुंचता है और वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। तो आप सोच के देखिए कि एक लड़का जो एक लड़की से इस कदर प्यार करता था कि उसके साथ जीने मरने की कस्में खाता था, लड़की भी उसके साथ इस तरह का छल करती है। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद एक पंडित की बातों में आके उससे पहले शादी करती है, झूठ मूठ का एक मंदिर में जाके शादी करती है। शादी करने के बाद उसके साथ एज ए पत्नी थोड़े टाइम तक रहती भी है और रहने के बाद फिर धीरे धीरे उसको मिलने के बहाने स्लो पॉइजन देते 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 1 साल तक लगातार उसका टुकड़ों टुकड़ों में कत्ल करती है। तो फिलहाल जब पुलिस वाले ये मामला सुनते हैं तो उनको भी यकीन नहीं होता कि कोई लड़की इस तरह से जाहिल कैसे हो सकती है। उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है, लोअर कोर्ट से सज़ा होती है। बाकी अब कोर्ट कचहरी का प्रावधान आप जानते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोच के ताजुब भी होता है कि कोई लड़की 1 साल तक लगातार किसी लड़के का कत्ल कर रही हो, हर एक खुराक में वो जान रही हो कि ये जिससे मैं प्यार करती हूँ, जो मुझसे इतना प्यार करता है, उसकी जान को ले रहा है, उसके बावजूद भी वो एक रिश्ते के लिए इस तरह से कर रही थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं कल के सवाल पे। और कल का मेरा सवाल था कि पानीपत की जितनी भी लड़ाई हुई है उनमें से कौन सा ऐसा राजा है, मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, जिसने पानीपत की एक भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। पहला ऑप्शन था अहमद शाह, दूसरा था बाबर, तीसरा था अकबर और चौथा था अलाउद्दीन खिलजी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है, टोटल पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई हैं। पहला हुआ था बाबर और लोदी के बीच, दूसरा हुआ था अकबर और हेमू के बीच, माफ़ कीजिएगा, अकबर और हेमू के बीच, और तीसरा हुआ था अहमद शाह और मराठाओं के बीच। और यही टोटल 3 लड़ाइयाँ हुई थी। यानी बचा एकमात्र ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी। यानी अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा राजा था इन चारों में से जिसने पानीपत की एक भी लड़ाई नहीं लड़ी थी। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है सुनील कुमार जी हैं, विवेक जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, मन्नत शेख जी हैं, अजय सिंह जी हैं, नरेंद्र वारधा जी हैं और दीक्षा वारधा जी हैं, सुल्तान जी हैं, सुधीर मिश्रा जी हैं गाजीपुर से, के ठाकुर जी हैं और खुबैब खान जी हैं, आबिद खान जी हैं, संदीप सिंह जी हैं, पुनीत राजपूत जी हैं और वकर खान जी हैं और रमीज खान जी हैं। तो इन तमाम लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज के सवाल में 4 ऑप्शन हैं, 4 कलर हैं बेसिकली, लाल, सफ़ेद, हरा और नीला। और आपको बताना है कि इन चारों रंगों में से कौन सा ऐसा रंग है जो नेपाल के झंडे पे दिखाई नहीं देता। ऑप्शन है लाल, सफ़ेद, हरा और नीला। इनमें से कोई एक ऐसा कलर है जो नेपाल के झंडे में यूज़ नहीं हुआ है। तो अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो कल का इंतज़ार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊंगा। और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।